हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस तथा लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु, किसको? अरिस्टोटल को। इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ जीव विज्ञान जंतु विज्ञान अरस्तु है हमारे। अब बात की गई है जीव विज्ञान की उपशाखाएं की। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में हर साल एक ना एक क्वेश्चन या दो ना क्वेश्चन या मैचिंग के थ्रू जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात की गई है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या होता है? मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कराता है। ठीक है, जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। जहां भी पेडो आ जाता है तो क्या वो सॉइल से रिलेटेड है। मृदा, सॉइल, मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन हमारा पेडोलॉजी कहलाता है। फिर है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज करने का अध्ययन आपका लिथोट्रिप्सी कहलाता है। आपके पोस्टर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के बाहर लगे रहते हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर लगे रहते हैं कि हम लिथोट्रिप्सी से आपकी जो पथरी है उसको सही कर देंगे, इस टाइप के। एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है? घासों का अध्ययन। ठीक है, घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी का है। फिर है बायोमेट्री। बायोमेट्री क्या होता है? गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकियों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना बायोमेट्री कहलाता है। फिर है बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या है? जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना बायोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स क्या है? जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन कहलाता है बायोनोमिक्स। नेक्स्ट है कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी क्या है? मोलस्का के खोलों, सेल्स का अध्ययन करना कॉन्कोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स, ये तो सबको पता है, जीवधारियों में आनुवांशिक लक्षणों तथा इसकी वंशागति का अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है। इथोलॉजी क्या होता है? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना इथोलॉजी कहलाता है। फिर है इक्थियोलॉजी। मत्स्य की संरचना, कार्की इत्यादि का अध्ययन आपका इक्थियोलॉजी कहलाता है। ये पीसेस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। फिर है पैरासाइटोलॉजी। नाम से पता चल रहा है परजीवी की बात हो रही है, परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। फ्रेनोलॉजी, ये कपाल गुहा की संरचना के आधार पर जो मस्तिष्क है के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करना फ्रेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है सेरिकल्चर, बहुत पूछा जाता है। रेशम कीट पालन। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन। मैलेकोलॉजी, ये मोलस्का का अध्ययन मैलेकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। कैंसर से संबंधित अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। टेरेटोलॉजी, ये क्या होता है? शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, ये हमारा टेरेटोलॉजी कहलाता है। फिर है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब हड्डी से रिलेटेड है, अस्थियों का अध्ययन हमारा ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन, जो ब्लड लेते हैं, सेरोलॉजी कहलाता है। फिर ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो मतलब पक्षियों की अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अब बात की गई है कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी की। कोशिका क्या होता है? सेल क्या होता है? कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट आपकी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलिसे गैलिसेप्टिकम नामक जीवाणु की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इसमें अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। विशेषता प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बात की जाए कोशिका भित्ति की, तो
प्रोकैरियोटिक में आपका प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक में ये सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में आपका अनुपस्थित होता है लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका ये अनुपस्थित होती है हमारी प्रोकैरियोटिक में लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। राइबोसोम 70s प्रकार के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में और 80s प्रकार के पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। गोल्जी काय गोल्डी बॉडी बोलते हैं अनुपस्थित होती है हमारी प्रोकैरियोटिक में लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली ये आपकी प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है आपका प्रोकैरियोटिक में लेकिन उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। डीएनए एकल सूत्री होता है प्रोकैरियोटिक में लेकिन आपका द्विसूत्री होता है यूकैरियोटिक में। कोशिका विभाजन विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है आपके प्रोकैरियोटिक में लेकिन अर्धसूत्री या समसूत्री के द्वारा होता है हमारा यूकैरियोटिक में। अब बात की गई है कोशिका के प्रमुख भाग। पहला भाग है कोशिका भित्ति सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका एवं जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति हमारी सेलुलोज की बनी होती है जबकि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर एवं बाहर वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। तीसरा है इंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम अंतः प्राद्रव्य जालिका। अंतः प्राद्रव्य जालिका केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका कला से संबद्ध होती है। इसका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं तथा प्रोटीनों का संचरण करना है जो कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। डी चौथा है आपका राइबोसोम। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए स्थान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पार्ट यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। 1890 ईस्वी में अल्टमान ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया परंतु इसे बायोप्लास्ट नाम दिया गया था। सर्वप्रथम सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नामक जो नाम हम यूज करते हैं वो दिया है सी वेंडा ने। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। गोल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। पौधों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिकीय स्राव। गोल्जी काय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जैव कलाओं का रूपांतरण करना, हार्मोन्स तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करना, एक्रोसोम का निर्माण करना, फिर है ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोपिड का निर्माण करना। नेक्स्ट है लाइबोसोम। वर्ष 1955 में लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम का कार्य वाह पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसे आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइड बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम की खुदाई एडवर्ड वॉन वेंडेन ने 1883 ईस्वी में किया था जबकि इसका नामकरण टी बावेरी ने 1888 में किया था। तारक काय मात्र जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स केवल प्लांट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। अब बात की गई है पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी 2-3 साल पहले यूपीएससी में भी पूरा इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। पादप कोशिका और जंतु कोशिका।
पादप कोशिका, कोशिका भित्ति यहाँ पे उपस्थित होती है, लेकिन कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। ठीक है, पादप में कोशिका भित्ति होती है, जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा, पादप कोशिका में आपका लवक उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। दूसरा, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, किंतु शैवाल और कवकों आदि में पाया जाता है। उसी तरह जंतु कोशिका की बात की जाए तो आपका तारक काय मतलब सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका, पूर्ण विकसित कोशिका के मध्य में प्रायः एक बड़ी रिक्तता उपस्थित होती है। रिक्तता उपस्थित होती है या तो छोटी होती है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग में एक पट्ट मतलब सेल प्लेट निर्मित होता है पादप कोशिका में, लेकिन कोशिका विभाजन में कोशिका कला के अंतर्वलन मतलब इवेजिनेशन द्वारा दो भागों में बढ़ जाती है। ये डिफरेंस था दोनों में। अब यहाँ पे हरित लवक की बात कर रहा है। अभी हरित लवक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं एवं अपना भोजन बनाते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होता है? वर्णी लवक हरे रंग को छोड़कर अन्य कई रंगों जैसे लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं। यह पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? अवर्णी लवक रंगहीन होता है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज फोंटाना ने की थी, जबकि वोमेन ने इसे न्यूक्लियोस नाम दिया था। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा संरचना फैली होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जो न्यूक्लिक अम्ल एवं क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता या वंशानुगति बोलते हैं, कहते हैं। यह व्यक्तिगत भिन्नता के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। मेंडल ने अपने संकर प्रयोगों के लिए उद्यान मटर मतलब पायस सेटाइवम, पायस सेटाइवम का चुनाव किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट है किस पे किए थे? मटर पे किए थे। मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पायस सेटाइवम है। कोशिकाओं में डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए की खोज किसने करी है? फ्रेडरिक मिसर ने करी है। फ्रेडरिक मिसर ने 1869 ईस्वी में की थी। इन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। डीएनए अणुओं में पंचकार्बनी शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है। डीएनए अणु में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन नामक हाइड्रोजनी समाचार पाए जाते हैं। मानव जाति में कुल 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान या समजात होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, जो हमें पता है 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी में 22 जोड़ी बराबर होते हैं स्त्रियों और पुरुषों में, उनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। एक जोड़ी मतलब 23वां जो गुणसूत्र है वो स्त्रियों और पुरुषों में समान नहीं होता, जिन्हें हिस्टेरोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं। हिस्टेरोसोम्स बोला जाता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक रोग एवं प्रभावित अंग। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वर्णांधता, ब्लाइंडनेस हो गई, ये प्रभाव क्या है? लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती और कैरियर का काम करती हैं केवल स्त्रियां। ठीक है, वर्णांधता केवल पुरुषों में होती है, महिलाएं केवल इसमें कैरियर का काम करती हैं। हीमोफीलिया की बात की जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये भी केवल स्त्रियां कैरियर का काम करती हैं, औरतों में नहीं होता हीमोफीलिया। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम, ये बांझपन होता है स्त्रियों में। फिर है
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये नपुंसकता हो जाती है पुरुषों में। फिर है डाउन सिंड्रोम, मंदबुद्धि, आंख टेढ़ी, जीभ मोटी, गैर अनुपाती बेडोल शरीर ढांचा। आपने देखा होगा अभी जो अ, बहुत सारे मूवीज हैं उसमें आपको डाउन सिंड्रोम से संबंधित कुछ ना कुछ दिख जाता है, पिक्चर्स वगैरह आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। अब नेक्स्ट क्या है, प्रमुख जीव एवं उनका गर्भाधान काल की अवधि। अभी ये 2-3 साल से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि जो गर्भाधान का समय है ये पूछने लग रहा है। ठीक है, तो मनुष्यों में लगभग 9 महीने होता है, मतलब 270 दिन होता है। गाय में 280 दिन होता है, भैंस में 310 दिन होता है, हाथी में 620। अभी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था हाथी वाला। ठीक है, फिर इसके बाद एफसीआई ने भैंस वाला पूछ लिया था। तो अब सब इंपॉर्टेंट है। मनुष्य 270 दिन, गाय 280 दिन, भैंस 310 दिन, हाथी में 620 दिन, बकरी में आपका 150 दिन होता है, भेड़ में भी 150 दिन होता है, सूअर में 115 दिन, कुत्तों वगैरह में तो बहुत जल्दी, मतलब 2 महीने में ही हो जाते हैं बच्चे, 61 दिन का है। खरगोश में 31 दिन, 1 महीने के अंदर ही हो जा रहा है। घोड़े में 340 दिन, घोड़े में ज़्यादा समय लग रहा है। चूहे 21 दिन में बच्चे हो जा रहे हैं। शेर में 110 दिन और ब्लू व्हेल में 360 दिन लगता है। ठीक है, अब ये पादप जगत का इन्होंने पूरा वर्गीकरण दिया है, आप देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। विभिन्न प्रकार के पादपों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी कहते हैं, थ्रियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है। किसको? थ्रियोफ्रेटस को। फिर है पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चुकंदर का हार्ट रॉट, ये बोरॉन की कमी के कारण होता है। सेब में आंतरिक काग, ये बोरॉन की कमी से होता है। नींबू में डाईबैक रोग, ये तांबा कॉपर की कमी से होता है। पत्ता गोभी में वे पटेल रोग, ये आपका मॉलिबेल्डनम की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग, ये जस्ता जिंक की कमी से होता है। धान में खैरा रोग, जस्ता, ये ऑलरेडी एक बार पीसीएस में पूछा जा चुका है कि धान में जो खैरा रोग होता है ये जस्ता की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग आपकी बोरॉन की कमी के चलते होता है। धान या लेग्यूमिनस पौधों में पुनः ग्रहण रोग, ये तांबे की कमी से होता है। वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख तत्व। सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस है। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया, अनावृत बीजी होता है। सबसे छोटा आकार में आवृत बीजी पौधा आपका बुल्फिया ग्लोबोसा है। सबसे बड़ा बीज आपका लोडोसिया है। सबसे बड़ा पुष्प आपका रेफ्लेसिया और नोडाई होता है। सबसे बड़ा बीजांड आपका साइकस का होता है। सबसे छोटा बीज आपका ऑर्किड का होता है। सबसे छोटी कोशिका आपकी माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे कम गुणसूत्र वाला आवृत्ति बीज पादप, ये आपका हेलोपेपस ग्रेसिलिस होता है आपका 2n=4। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला आवृत्ति बीजी पौधा आपका ओफियोलोगस का होता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा आपका डायसोनिया होता है। नेक्स्ट है विषाणु। वायरस की बात की गई है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। इसकी खोज 1892 ईस्वी में इना इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी। इस यहाँ पे बात की गई कवक की, फंगाई की। फफूंद अर्थात कवकों के अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी, ठीक है, पहले भी हमने देखा, माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक प्रायः सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल रहित, सकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट होते हैं। रोग और कवक के बारे में पूछा गया है। आलू की पछेती अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपका फाइटोथोरा इन्फेस्टांस के कवक जो होता है उसके चलते होता है। आलू का वार्ट रोग ऑफ पोटैटो आपका, ये यहाँ पे दिया है, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम की जो कवक है उसके चलते होता है। आलू की अगेती अंगमारी मतलब अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है। क्रूसीफेरा में श्वेत गैरिक फफोला रोग, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरा, ये आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा कवक से होता है।
गेहूं का स्थल क्या बोल रहे हैं, क्या है, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये आपका यूस्टोलैगो न्यूट्राट्रिटाइसाई के चलते होता है। गन्ने का रेड रॉट ऑफ शुगर केन। अब यहाँ पे इनकी जो बीमारियां हैं वो भी याद करते रहिएगा। रेड रॉट शुगर केन में होता है जो इकोली ट्रोट्रोकाइकम फल केटम के जो कवक होता है उसके चलते होता है। मूंगफली का टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, ठीक है, इस सर्कोस्पोरा परसोनेटा के कवक के चलते होता है। अरहर की म्लानी मतलब विल्ट ऑफ अरहर, ये फ्यूजिरे फ्यूजेरियम उडम के जो कवक होता है उसके चलते होता है। जौ का स्लैथ कंड या निरावृत स्मट, लूज स्मट ऑफ बार्ले, ये आपका यूस्टी लेगो न्यूडा के जो कवक होता है उसके चलते होता है। अब बात की गई है लाइकेन की। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहचार से निर्मित जीव समूह है। लाइकेन में लैंगिक जनन केवल इनकी कवकी घटक के द्वारा होता है। अब बात की गई जीवाणु बैक्टीरिया की। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी आद्य जीव। 1683 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु नाम 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम एडनबर्ग ने दिया था। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा 6 रोगों के जीवाणुओं की खोज करी थी। लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके, पाश्चराइजेशन तथा किण्वन की खोज की थी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज करी थी, पाश्चराइजेशन तथा किण्वन की खोज करी थी। जीवाणु और रोग। स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, ये आलू का शिथिल रोग, पोटैटो विल्ट, इसके चलते होता है। एग्रोबैक्टीरियम ल्यूमिफेसियंस, ये क्राउन गाल रोग मतलब क्राउन गाल होता है इसके चलते। फिर है जैंथोमोनास कैंपिस्ट्रिस, ये बंद गोभी का काला गलन, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, इसके चलते होता है। अब बात की गई है अनावृत बीजी पौधों की। ये वास्तव में टेरिडोफाइट्स तथा आवृत बीजी पौधों के बीच का समूह है। इस समूह में वे पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु वे नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। इनमें अंडाशय का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। संसार का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सांपरवायरेंस इसी समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है आवृत बीजी। इस समूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इसमें प्रायः जड़, तना, पत्ती, फल, फूल तथा बीज पूर्ण विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। पुष्प की उपस्थिति तथा द्विनिषेचन इन पौधों का अद्वितीय लक्षण है। इन पौधों के बीच में बीजपत्र होते हैं जिसके आधार पर इस समूह को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। मतलब एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं? एक बीजपत्री पौधे पुष्पोद्भिद पौधों का वह समूह है जिनके बीजों में एक ही बीजपत्र होता है। और द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं? डाइकोटाइलेडोन प्लांट्स। इन बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है फैमिली की और प्रमुख पौधे उससे। केसी या क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरा में आपका सरसों आता है, मूली आता है, सलजम वगैरह आता है, ये सब है। मालवेसी में आपका भिंडी, गुड़हल, कपास, पटसन, ये सब आते हैं। फिर है ल्यूमिनोसी क्या होते हैं? शीशम, बबूल, कत्था, अशोक, गुलमोहर, कचनार, छुई-मुई, सिकाकाई, मेथी, सनई, इमली, सभी दलहन फसलें हमारी ल्यूमिनोसी के अंतर्गत आती हैं। फिर है एस्टेरेसी या कंपोजिटी, इसमें सूरजमुखी, भृगराज, गुददाउदी, गेंदा, कुसुम, डहेलिया, कुश, ये सब आते हैं।
फिर है कुकर बिटेसी में आपका कद्दू, खीरा, तरबूज, खरबूज, टिंडा, लौकी, चिचिड़ा, परवल, करेला, ककड़ी, तुरई, ये सब आते हैं। रोजेसी में आपका सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आता है। रूटेसी में आपका नींबू, संतरा, मौसम्मी, बेल आते हैं। सोलेनेसी में आपका धतूरा, आलू, बैंगन, रसभरी, मिर्च, टमाटर, तम्बाकू, रात की रानी, अश्वगंधा, एट्रोपा, वेलो वेलो वेलाडोना, ये सब आते हैं। आर्किडेसिस में आपका ऑर्किड, हेबिनेरिया, बैंडा, ये सब आते हैं। लिली एसी में आपका लहसुन, प्याज, एलोवेरा आ रहा है। एरिकेसिया पाल्मी में आपका सुपारी, नारियल, खजूर, ताड़, ये सब आते हैं। पोएसी या जिनको ग्रैमेनी भी बोला जाता है, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, बांस, ये सब आते हैं। फिर बात की गई है तनु का रूपांतरण। प्रकंद, राइजोम, ये आपका हल्दी, अदरक आते हैं। कंद या जिसको ट्यूबर बोलते हैं, आपका आलू ट्यूबर है। फिर घन कंद मतलब कॉर्म, ये आपका बंडा आता है। सल्क कंद, बल्ब, आपका जो प्याज है वो क्या है, एक बल्ब है। सल्ककंद तन का एक स्वरूप है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स की बात की गई है। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन वृद्धिवर्धक होते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन वृद्धिरोधक होते हैं। अब बात की गई है पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र की। तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। सर्वप्रथम एजी टांसले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वप्रथम एजी टांसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर जैविक घटक की बात की है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक कहते हैं, जैसे हरे पौधे। दूसरे हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसके अंतर्गत वे शाकाहारी जीव आते हैं जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, खरगोश आदि। द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतु अर्थात प्राइमरी उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे मेंढक, लोमड़ी, भेड़िया इत्यादि। फिर है तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर्स। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे सांप, शेर, चीता आदि। और तीसरा है अपघटक, डिकम्पोजर्स। इसके अंतर्गत वे निम्न श्रेणी के जीव आते हैं जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं पर अपघटन कर मतलब सड़ा देते हैं, जैसे जीवाणु, कवक आदि। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव भार बायोमास कहलाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, सर्वदा सीधा रहता है। प्रायः एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब बात की गई है पाचन में सहायक प्रमुख अंग। सबसे पहले बात की गई अमाशय, स्टमक में। ग्रासिका से होकर भोजन ज्यों ही अमाशय में पहुंचता है, अमाशय स्टमक से पाइलोरिक भाग की ओर क्रमाकुंचन प्रारंभ हो जाता है। जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। रेनिन दुग्ध प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, जो रेनिन होता है ये दुग्ध प्रोटीन जो होती है उसके पाचन में, उसके डाइजेशन में सहायक होता है। फिर बात की गई छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अमाशय से आने वाले काइम अथवा तरल भोज्य पदार्थों का पाचन छोटी आंत में होता है।
आंतरीय रस क्षारी होता है तथा एक स्वस्थ मानव में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरीय रस स्रावित होता है। इसके बाद भी बात की गई यकृत, लीवर की। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत बार पूछा जा चुका है ये फैक्ट। क्या लीवर जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। यकृत में फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। यकृत में हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण भी होता है जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। यह पित्त मतलब बाइल का संश्लेषण करता है। अब बात करते हैं अग्नाशय की, पैंक्रियाज की। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यह अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन एवं बहिःस्रावी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो हमारा पैंक्रियाज होता है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा पैंक्रियाज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट था। इंसुलिन की बात की जाए, इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन निर्माण की क्रिया पर नियंत्रण करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग होता है। अब बात करी गई है सर्कुलेटरी सिस्टम की, परिसंचरण तंत्र की। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रमुख भाग आते हैं: हृदय, धमनियां, सिराएं तथा रुधिर। मानव हृदय 4 कोष्ठकों चैम्बर्स का बना होता है। इसके अगले भाग में एक दायां अदिल मतलब राइट आर्टिकुलेट और बायां लिंद मतलब लेफ्ट आरिकल, जबकि पिछले भाग में एक दायां निलय मतलब राइट वेंट्रिकल तथा बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिवलिनी कपाट मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब 120 बाई 80 mmHg होता है, जिसमें सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये फैक्ट। फिर है चिकित्सा उपकरण और उनका प्रयोग। स्टेथोस्कोप का क्या होता है काम? हृदय गति अर्थात हृदय स्पंदन की दर मापने में प्रयुक्त होता है। पेसमेकर का काम क्या है? हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर ये रक्त दाब मापने जो ब्लड प्रेशर नापने के लिए करा जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या होता है? संपूर्ण शरीर में किसी असमानता या विकृति का स्कैन सीटी स्कैन पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी के लिए प्रयुक्त होता है। फिर है इंसेलो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी ये मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ईईजी ऑटो एनालाइजर क्या है? ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा संपूर्ण शरीर में असमानता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। अब बात की गई है वेन्स की, अभी हम उसी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिरा क्या होता है? विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। प्लोनरी सिरा फेफड़ा लंग्स से बाएं अलिंद में रक्त पहुंचाता है जो शुद्ध होता है। धमनी आर्टरी की बात की जाए, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनियां कहलाती हैं। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ों में रक्त पहुंचाती है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी या वाहिकाओं को कोरोनरी धमनी या कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी धमनी में किन्हीं कारणों से रुकावट हो जाने पर हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है। अब बात की गई है रुधिर ब्लड की। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
क्या है ये? ऊतक होता है। रुधिर एक क्षारीय विलय है जिसका पीएच 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। अब बात की गई है लाल रक्त कणिकाएं या एंथ्रोसाइट्स की। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। इनकी मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में होती है। कुल कणिकाओं का 99% भाग आरबीसी होती है। हीम लौह वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। फिर है श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, WBC या ल्यूकोसाइट्स। इसका प्रमुख कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। सर्वाधिक सुरक्षा करने वाली WBC लिम्फोसाइट्स होती हैं। फिर बात की गई है ब्लड प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रुधिर का थक्का बनने में होता है। रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में पाई जाती है, केवल मैमल्स में पाई जाती है। प्लाज्मा की कुल मात्रा रुधिर का 55% होती है। ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रुधिर होता है। शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। आवश्यकता से अधिक रुधिर का संचय या शरीर का रुधिर बैंक प्लीहा या तिल्ही या स्प्लीन में होता है। शरीर में आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। प्लीहा को मृत रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान बोलते हैं। रक्त ग्रुप की बात की जाए, ब्लड ग्रुप की बात की जाए, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीन ने किया था। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही तथा रक्त समूह ओ को सर्वदाता। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। ठीक है, जो रक्त समूह ए बी है उसको सर्वग्राही बोलते हैं और रक्त समूह ओ है वो सर्वदाता होता है। लैंडस्टीनर एवं वीनर के द्वारा रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई थी। अब यहाँ पर आपके रुधिर वर्ग दे रखा है, प्रतिजन एंटीजन और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी दे रखी है। रुधिर ब्लड ग्रुप ए में हमारा एंटीजन ए पाया जाता है और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी इसमें एंटीबॉडी बी या जो भी लिखना चाहें, छोटा बी या बड़ा बी पाया जाता है। रुधिर वर्ग मतलब ब्लड ग्रुप बी में आपका एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाई जाती है। ए बी में ए तथा बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं और प्रतिरक्षी इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती। रुधिर वर्ग ओ में आपका एंटीजन कोई नहीं होता और प्रतिरक्षी दोनों ए तथा बी पाए जाते हैं। अब बात की गई है वक्र मतलब किडनी की। वक्र हमारे लाल रंग के तथा सेम के बीच की आकृति के होते हैं। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में इनकी संख्या एक जोड़ी होती है। वक्र नलिकाएं या नेफ्रॉन वृक्कों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जो नेफ्रॉन होती है ना वो हमारी इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया, 0.3% क्रीटैनिन यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, यूपीट्रिपल पीटी के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मूत्र में जो यूरोक्रोम होता है उसके चलते हमारा जो मूत्र का रंग हल्का पीला हो जाता है। मूत्र का पीएच 6 होता है। प्रायः वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ठीक है, किडनी में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है। अब बात की गई है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की। मस्तिष्क ब्रेन मनुष्य का मस्तिष्क क्रेनियम अर्थात खोपड़ी में हड्डी के बने कपाल गुहा क्रेनियल कैविटी में सुरक्षित बंद रहता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है। सेरिब्रम थैलमस या हाइपोथैलमस अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा और पाइन्स बेरोलाई पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम यह बुद्धि, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियों, ज्ञान, विद्वता, स्मृति, वाणी, चिंतन का केंद्र होता है। यह ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण एवं समन्वय केंद्र होता है। थैलमस की बात की जाए, यह ताप, पीड़ा, स्पर्श आदि का बोध कराता है।
हाइपोथैलेमस की बात की जाए, इसका मुख्य कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करना है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। सेरिबेलम, यह पश्चिम मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। सेरिब्रम के बाद यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का मुख्य कार्य हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, श्वसन दर, भोजन निगरण, वमन, खांसने, छींकने, हिचकी, स्वाद, लार के श्रावण, श्रवणों संतुलन, जीभ की गतियों आदि का नियंत्रण करना है। अब बात की गई है मेरुरज्जु की। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। कंकाल तंत्र की बात की जाए तो वयस्क मनुष्य का अंतःकंकाल 206 हड्डियों का बना होता है। नोट: शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टपीज तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो सबसे छोटी हमारी अस्थि होती है शरीर में, वो स्टपीज होती है कहाँ? कान में होती है। और सबसे बड़ी जो होती है फीमर, हमारी जांघ। हमारे शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां रिब्स पाई जाती हैं। यह हमारे बच्छी कटहरे मतलब थोरैकिक केज का पास भाग बनाती हैं। अंतःस्रावी तंत्र की बात की जाए, बहिःस्रावी ग्रंथि, इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं डक्ट्स में बहकर संबंधित एपिथीलियमी स्तर की सतह पर मुक्त होते हैं, जैसे दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं? इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन्स ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचारित होते हैं, जैसे पीयूष अर्थात प्यूटिटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवक्र अर्थात एड्रिनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि आदि। मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड क्या होते हैं? इनमें बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होते हैं, जैसे अग्नाशय। अभी हमने पहले भी देखा था। पैंक्रियास क्या है? पैंक्रियास हमारी एक मिक्स्ड ग्लैंड है जिसमें हमारे अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के श्रावण होते हैं। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न होने वाले हार्मोन। सबसे पहले बात की गई पीयूष ग्रंथि की, पिट्यूटरी ग्लैंड। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में हाइपोफाइसियल गड्ढे अर्थात सेला टर्सिका में सुरक्षित स्थित होती है। इसके द्वारा कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं, अतः इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ये नाम से भी जाना जाता है। अब है अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। यह ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वास नाल ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है। इससे टेट्रा आइथो टेट्राआइडोथाइरोनिन या थायरॉक्सिन एवं टेट्राथाइरोनिन ट्राइथाइरोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग क्या हैं? मिक्स्डीमा, माइक्स्डीमा। यह रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प स्रावण से होता है। इससे उपापचयी दर अर्थात बीएमआर बहुत कम हो जाता है, अतः समय से पहले वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर है जड़ मानवता, क्रेटिनिज्म। यह है रोग भ्रूण में या शिशु अवस्था में थायराइड के अल्प स्रावण के कारण होती है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे बौने रह जाते हैं। फिर सी ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर क्या है? थायराइड ग्रंथि के बड़ी होकर फूलने को घेंगा रोग कहते हैं। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। फिर है डी हाशीमोटो का रोग, हाशीमोटोज डिजीज। यह रोग वृद्धावस्था, चोट, संक्रमण, शल्य चिकित्सा आदि के कारण थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावण या क्षतिग्रस्त होने से होता है। फिर बात की गई है
अवटु ग्रंथि या पैराथायरॉयड ग्लैंड, यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। यह भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथि होती है। फिर है एड्रिनल ग्लैंड, यह ग्रंथि मुख्यतः दो भाग में बटी होती है। बाहरी भाग अर्थात कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग अर्थात मेडुला। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये फैक्ट। यह हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उत्पन्न या उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रीन के स्रावण से हृदय गति में वृद्धि तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। बात की गई है गोनाड्स की। गोनाड्स मतलब जनन ग्रंथि, अंडाशय, ओवरी। इससे निम्नलिखित हार्मोन का स्रावण होता है। किसका? एस्ट्रोजन का। इससे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, यह गर्भधारण प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करती है। दूसरा है वृषण या टेस्टीज। वृषणों को लैंडिक कोशिका मतलब सेल्स ऑफ लैंडिक से नर हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजन का स्रावण होता है। प्रमुख एंड्रोजन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है। इसे पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं। अब बात की गई है पोषण तत्व की, न्यूट्रिएंट्स की, और उसमें भी सबसे पहले बात की गई है विटामिन की। विटामिन की खोज किसने? फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी दो श्रेणियां हैं। जल में घुलनशील, जो जल में घुलनशील बी और सी है, और वसा में घुलनशील मतलब ए डी ई के। चार हमारी ये हो गई। फिर अब यहाँ पे इन्होंने पूरी एक लिस्ट दे रखी है जिसमें विटामिन के नाम है, उसकी कमी से उत्पन्न रोग है और स्रोत। सबसे पहले बात की गई विटामिन ए, रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से रतौंधी, जीरप्थैल्मिया संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है। और हमको विटामिन ए कहाँ से मिलता है? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर आदि से मिलता है। विटामिन बी1 जिसको साइंटिफिक नेम है थायमिन, कमी से उत्पन्न रोग, बेरी वृद्धि रुकना। स्रोत कहाँ से मिलता है? अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि से। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन बोलते हैं साइंटिफिक नेम, कमी से होता है किलोसिस। ठीक है। पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तियां आदि से इसके स्रोत हैं। विटामिन बी3 जिसको नियासिन या निकोटिनिक अम्ल बोला जाता है, इसकी कमी से पेलेग्रा होता है। ये ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियों आदि से हमको मिलता है। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं जिसको, चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफेद होना, ये विटामिन 5 की कमी से होता है। और अंडे, दूध, मांस, मूंगफली आदि से हमको ये विटामिन मिलती है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन जिसको बोलते हैं, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, ये सब विटामिन बी6 की कमी से होता है। ये हमको दूध, ईस्ट, अनाज, मांस आदि से प्राप्त होता है। विटामिन बी7 बायोटिन बोलते हैं, चर्म रोग, बालों का झड़ना होता है। मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि से हमें विटामिन बी7 मिलता है। विटामिन बी9 फॉलिक अम्ल होता है साइंटिफिक नेम, रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि, और ये हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे आदि से हमको प्राप्त होता है। विटामिन बी12 की बात की जाए तो साइनाकोबालामिन, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां, ये सब बी12 की कमी से होता है। मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु आदि से हमको ये सब प्राप्त होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नींबू वंश के फल, टमाटर, आंवला, सब्जी आदि से हमको विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। विटामिन डी की बात की जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं विटामिन डी का साइंटिफिक नेम। इससे सूखा रोग जिसको रिकेट्स बोलते हैं और एस्टोमेलेसिया भी होता है। यह मक्खन, मछली का तेल, अंडा, सूर्य के प्रकाश से शरीर में संश्लेषण होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल बोलते हैं विटामिन ई को साइंटिफिक नेम। जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर होना विटामिन ई की कमी से होता है। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन आदि से हमको विटामिन ई प्राप्त होता है। विटामिन के नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन
इसका साइंटिफिक नेम है। चोट पर रक्त का थक्का न जमना, विटामिन के की कमी से होता है। ये हरी सब्जी, अंडा, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया वगैरह से हमको प्राप्त होते हैं। ये सब विटामिन के बारे में था। फिर है सोयाबीन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। बाल केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, बहुत पूछा जाता है ये। जो हमारे हेयर होते हैं केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। दूध में केसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसके कारण दूध सफेद रंग का होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। अभी हमने इसको भी देखा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। फिर है समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त जो दैनिक मात्रा है लगभग 45 से 46 ग्राम होनी चाहिए। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, आलू, शकरकंद आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। अब बात की जाए वसा फैट्स की। असंतृप्त वसा वनस्पति और मछली से प्राप्त होता है। संतृप्त वसा ताड़ और नारियल से प्राप्त होता है। एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। न्यूक्लिक अम्ल के कारण क्रोमैटिन धागे का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण एवं नियंत्रण करता है, आनुवांशिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संवहन करता है। बात की जाए जल की, वाटर की, हमारे शरीर का भार का लगभग 60 से 70% किसका? जल का बना होता है। अब यहाँ पर बात की गई है जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग की। टिटनेस, वाहक जीवाणु क्या? क्लाइस्टीडियम टिटेनी होता है और प्रभावित अंग इसका तंत्रिका तंत्र होता है। टाइफाइड हमारी आंत को अफेक्ट करता है। हैजा हमारी आंत को अफेक्ट करता है। निमोनिया हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है। क्षय रोग टीबी जिसको बोलते हैं, ये फेफड़े एवं हड्डी आदि को दिक्कत करता है। ठीक है। और क्षय रोग हमारा माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। प्लेग हो गया, ये फेफड़ा और दोनों पैरों के बीच दिक्कत करता है। गोनोरिया ये मूत्र मार्ग को अफेक्ट करता है। डिप्थीरिया श्वास नली को अफेक्ट करता है। काली खांसी श्वसन तंत्र को अफेक्ट करता है। कोढ़ तंत्रिका तंत्र और त्वचा स्किन को दिक्कत करता है। सिफिलिस ये हमारे जननांग हैं उनको दिक्कत करता है। फिर है विषाणु वायरस जनित रोग। एड्स है हमारा, HIV विषाणु होता है और ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारी जो इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कम कर देता है। पोलियो है, पोलियो विषाणु से होता है। गला, रीढ़ व तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो विषाणु से होता है, श्वसन मार्ग को अफेक्ट करता है। चेचक वेरियोला विषाणु से के वाहक होता है, इसका संपूर्ण शरीर त्वचा को अफेक्ट करता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला विषाणु से होता है, ये संपूर्ण शरीर त्वचा को अफेक्ट करता है मेनली। खसरा हमारा हो गया, पैरामिक्सो विषाणु से होता है, संपूर्ण शरीर त्वचा को अफेक्ट करता है। रेबीज है, रैप्डो विषाणु से होता है, तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करता है। हर्पीज है, हर्पीज विषाणु से होता है, त्वचा को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु से होता है, ये हमारे यकृत को अफेक्ट करता है। ग्लूकोमा या ट्रेकोमा आंखों की बीमारी होती है। एड्स का फुल फॉर्म दे रखा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर है कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। SARS का पूरा नाम क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब बात की गई है परजीवी प्रोटोजोआ जनित रोग की। रोग परजीवी और प्रभावित अंग, जो हमारा मलेरिया है प्लाज्मोडियम परजीवी के चलते होता है और RBC और प्लीहा स्प्लीन को अफेक्ट करता है। पायरिया है, ये मसूड़ों को अफेक्ट करता है। निद्रा रोग है, मस्तिष्क को अफेक्ट करता है। अमीबिएसिस, ठीक है, एंड अमीबा हिस्टोलिका के चलते होता है हमारा परजीवी और यह आंत को हमारे अफेक्ट करता है। काला अजर ये अस्थिमज्जा को अफेक्ट करता है। डायरिया ये छोटी आंत को अफेक्ट करता है। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक थी। ठीक है, पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मलेरिया पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज लेवरन ने किया था। मलेरिया की वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। मलेरिया की वाहक कौन सी? मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। फफूंद फंगस जनित रोग। दमा
फिर एथलेटिक फूट, गंजापन, दाद, ये सब हमारे क्या है, ये फंगस से होते हैं, ठीक है। और उनके फफूंद के नाम दे रखे हैं, इतने ज़्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये पता होना चाहिए जो दमा होता है ये फंगस से होता है। एथलीट फूट होता है ये भी फंगस से होता है। बालों का गिरना या गंजापन होता है ये भी फंगस के चलते होता है। दांत खाज खुजली होती है, ये सब फंगस डिजीजेस हैं। फिर है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा स्प्लीन होता है। अमेरिका अमेरिका में बोलो मलेरिया के उपचार हेतु क्लोरोक्वीन और कामाक्वीन इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें हड्डियां जीर्ण हो जाती हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस खोखली हो जाती हैं हड्डियां हमारी। सेलमैन सेल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु से भोजन की विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इटाई इटाई रोग कैडमियम के विषाक्तन से होता है। फिर है फेनिक कीटोन्यूरिया, एक प्रकार का वंशानुगत रोग है। फिर है फेनिक कीटोन्यूरिया में मस्तिष्क मनुष्य का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है और मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाव हेतु लगाया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक हो जाती है पार्ट्स पर मिलियन। फिर है पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप मतलब लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, ठीक है। पोटेशियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है, तो उसमें एक बार को पेशेंट बचाया भी जा सकता है। फिर है ट्यूमर संसूचित करने में आर्सेनिक 74, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम 24, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, गोल्ड 198, थायराइड संबंधी विकृतियों के उपचार में आयोडीन 131 तथा जीवों पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। मूत्र यूरिन में एल्ब्यूमिन की अधिक उपस्थिति एवं उसके प्रभाव से वक्र मतलब किडनी के फेल हो जाने की आशंका होती है। अब बात की गई है अन्य रोग की। सबसे पहले बात की गई हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया में रोगियों में चोट पर काफी समय तक रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया का प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से होने के कारण से शाही रोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया रक्त सॉरी हीमोफीलिया रोग का वहन स्त्रियां करती हैं जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है। मीना माता डिजीज। मीना माता एक तंत्र का संबंधी रोग है। मीना माता रोग शरीर में पारा Hg की अधिकता के कारण होता है। फिर है HIV। एड्स रोग का कारक HIV वायरस है जिससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। एलिसा एंजाइम लिप्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे एलिसा का फुल फॉर्म दे रखा है। परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। अब बात की गई है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की, जेई। पालतू सुअर एवं जंगली चिड़िया जापानी इंसेफ्लाइटिस के विषाणु के पोषक मतलब होस्ट होते हैं। इस विषाणु का संक्रमण मनुष्य एवं जानवरों के क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। पीलिया जॉन्डिस की बात की जाए, पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में बिलीरूबिन पूरे शरीर में फैल जाता है जिससे त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। चेचक स्मॉल पॉक्स की बात की जाए तो चेचक वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक है। फिर है बर्ड फ्लू की बात की गई है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है। बर्ड फ्लू H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। बात की गई है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मनुष्य सामान्यतः दिन भर में 1.45 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। ये ऑलरेडी एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा के द्वारा भोजन या पोषण मिलता है। अल्जाइमर अल्जाइमर रोग से मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर में मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है, बहुत गंदी डिजीज है। एक अंकल मैं जानता हूँ उनको अल्जाइमर है, वो अपने बच्चों तक को भूल जाते थे वो कि तुम मतलब बहुत पेनफुल है वो सब चीजें। कीट बच्चे पौधे कीटों को खाते हैं क्योंकि वे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है ना। बहुत हम जानते हैं ऐसे ऐसे पौधे हमने देखे हैं जो कीटों को खाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की कमी है जिस मिट्टी में वो पैदा हुए हैं। नेत्रदान में
दांता की आंख का कॉर्निया नामक भाग उपयोग में लाया जाता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल का नाश करने से होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट्स, ठीक है, जीरोफाइट बोलते हैं। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों तथा दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट कहते हैं। जलीय पौधों को हाइग्रोफाइट कहते हैं। लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट कहते हैं। सिनकोना पौधे की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। खुरपका व मुंहपका रोग, फूट एंड माउथ डिजीजेस तथा काउपॉक्स मवेशियों में होने वाले विषाणु जन्य संक्रमणी रोग हैं। मैड काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। प्रायन नामक प्रोटीन मैड काउ रोग का कारक होता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं और वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर से मापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन हमारा पोटोमीटर से नापा जाता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। जितना भी बायोलॉजी वाला कंटेंट इसमें दे रखा था मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।